बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शकील अंसारी है। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की बुक से है और इस टॉपिक में से, इस पूरे चैप्टर में से 10 MCQs आपके इंटी टेस्ट के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये कुछ टर्म्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर और मोनोमर, जो कि एंटी टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, मैक्रो लफ्ज़ का मतलब है हाई। मैक्रो लफ्ज़ का मतलब क्या है? हाई या लार्जर। ठीक है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। कितना हाई होता है? अबाउट इट इज़ इक्वल टू 10,000 और मोर देन 10,000, जो है 10,000 से के बराबर होगा या 10,000 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और दूसरे नंबर पे एक तो बात ये होगी कि इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे याद रखना है आपने कि ये इसमें से ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज़्यादातर जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल का क्या मतलब है कि पानी में वो हल नहीं होते। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में हल नहीं होते। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाते हैं? सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास लिपिड्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। तो ये सारे वो कंपाउंड हैं जिनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं और ये हम जानदारों की बॉडी में या इंसानों की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इस वजह से हम इनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास है पॉलीमर। पॉलीमर लफ्ज़ पॉली, पॉली का मतलब क्या है? मैनी। पॉली का मतलब क्या है? मैनी। मर का मतलब होता है यूनिट्स। मर का मतलब क्या होता है? यूनिट्स। रिपीटिंग यूनिट्स भी लिख सकते हैं इसको, रिपीटिंग यूनिट्स भी। तो एक ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल, एक ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल जो कि बना होता है किससे? फ्रॉम मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, जिसके अंदर बहुत सारे एक ही, यानी कि एक ही यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि स्टार्च है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, एक पॉलीसेकेराइड है। इसी तरह ग्लाइकोजन है। इसी तरह हमारे पास जो है जो सेलुलोज है, ये तीनों के तीनों जो हैं दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। किससे मिलकर बनते हैं? ग्लूकोज के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है प्रोटीन्स आ जाती हैं। देयर आर थाउजेंड्स, 10,000, about 10,000 proteins they are present in the bodies of humans. ठीक है, these proteins they are made up of repeating units of amino acids. अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और आता है, दैट इज द टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड जो होते हैं ये लिपिड्स होते हैं और ये आइसोप्रीनॉइड जो हैं, आइसोप्रीनॉइड जिनका फार्मूला होता है C5H8। C5H8 जो है इनका फार्मूला होता है आइसोप्रीनॉइड्स का। ये एक स्मॉलर यूनिट है जो कि बार बार रिपीट होकर क्या बनाता है? टर्पिनॉइड्स बनाता है। तो पॉलीमर एक्चुअली में क्या हुआ? एक लंबी चेन है, एक ही मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी एक चेन बन रही है। ठीक है, उस चेन को हम पॉलीमर कह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने बताया स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। स्टार्च अब थाउजेंड्स या मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बार बार उसमें रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 1000 टाइम जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो दैट इज द रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, ग्लूकोज बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मोनोमर। मोनोमर क्या है? मोनोमर एक बेसिक रिपीटिंग यूनिट है।
जिससे पॉलीमर बनता है। यानी कि पॉलीमर का जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोनोमर कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल या वन, इसको वन भी कह सकते हैं। मर का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। तो एक यूनिट, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो सिंगल यूनिट है उसको हम मोनोमर कहेंगे। हमने अभी कहा है कि बेसिक रिपीटिंग यूनिट जो है पॉलीमर का, किसी भी पॉलीमर का जो रिपीटिंग यूनिट है जो उसमें बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम मोनोमर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एक मोनोमर है, किसका, ग्लूकोज किसका मोनोमर है, इट इज़ द मोनोमर ऑफ स्टार्च, it is the monomer of glycogen, it is the monomer of cellulose। और इसके अलावा अमाइनो एसिड हमने पढ़ा है पहले भी, अमाइनो एसिड भी एक मोनोमर है, किसका है, इट इज़ द मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। इसी तरह ऊपर हमने पढ़ा है आइसोप्रीनॉइड, जिसका फार्मूला क्या था, C5H8, इट इज़ द मोनोमर ऑफ प्रीनॉइड, इट इज़ द मोनोमर ऑफ आइसोप्रीनॉइड्स, ठीक है। अब याद रखना है ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और मोनोमर्स, ये तीनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। यानी कि पॉलीमर को हम मोनोमर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोनोमर को हम पॉलीमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, लिपिड्स में काफ़ी सारे कंपाउंड ऐसे आते हैं जो कि पॉलीमर्स नहीं कहलाते, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टर्पिनाइड्स की एग्जांपल दी है। टर्पिनाइड्स एक पॉलीमर मोनोमर है, किसका, आइसोप्रीनाइड, यानी कि इसका आइसोप्रीनाइड से मिलकर बनता है टर्पिनाइड। ये पॉलीमर है, ये हमारे पास मोनोमर है। लेकिन सारे के सारे लिपिड जो हैं वो सारे के सारे पॉलीमर नहीं बनाते, ठीक है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं आपस में क्या हैं, दे आर इंटर कन्वर्टेबल। इनकी कन्वर्जन जो है, इंटर कन्वर्जन, आपस में जो कन्वर्जन है वो किसके ज़रिए होती है, वो या तो फिर कंडेंसेशन के ज़रिए होती है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंडेंस कर लेना, किसी चीज़ को जोड़ लेना। जब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपस में मिलते हैं, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे ग्लूकोज के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे तो स्टार्च बनेगा, ग्लाइकोजन बनेगा, सेलुलोज बनेगा। अब यहाँ पे हमने कहा था ग्लूकोज एक मोनोमर है, जब ग्लूकोज के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो एक पॉलीमर बन जाएगा। वो पॉलीमर स्टार्च भी हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है, सेलुलोज भी हो सकता है। इसी तरह अमाइनो एसिड एक मोनोमर है, जब काफ़ी सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। तो ये खास लिंकेज बनाते हैं, लिंकेज के जरिए बनते हैं। अब इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूवल होता है, वाटर रिमूव होता है। वाटर के रिमूव होने से दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस क्या है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग वाटर। पानी को इस्तेमाल करके हम बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस की एग्जांपल कैसे दे सकते हैं, हम कहते हैं स्टार्च एक पॉलीमर है, किसका, ग्लूकोज का, ठीक है। तो जब हम स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे, जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और इसकी हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें वाटर चाहिए होगा। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फाउंड करते हैं, जो कि पाए जाते हैं कहाँ पे, इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जिंदा जानदार हैं उनके जिस्म में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ बायो एलिमेंट्स। ये किससे मिलकर बनते हैं, बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ बायो एलिमेंट्स, ऐसे मॉलिक्यूल जो बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनेंगे उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है।
तो इसकी दूसरी डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के इज्साम में पाए जाते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फिर लिपिड्स आ जाते हैं, फिर प्रोटीन्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं, ठीक है। ये 4 तरह के इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन हमारे टॉपिक के लिहाज से ये 4 इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 4 को मेंशन किया है। अब इसमें जो आपको एंटी टेस्ट के हवाले से क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में पाए जाते हैं, कौन से नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कौन से नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कौन से लिपिड्स के लिए हैं, कौन से प्रोटीन्स के लिए हैं, कौन से न्यूक्लिक एसिड के लिए हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके बगैर कार्बोहाइड्रेट्स बन ही नहीं सकते, यानी कि अगर इनमें से कोई एक मिस हो तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बन सकता। और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पाए जाते हैं किसी कंपाउंड में, किसी मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, लेकिन सब में नेसेसरी नहीं है, उनकी जो प्रेजेंस है वो नेसेसरी नहीं है। ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, अगर एग्जांपल लें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर नाइट्रोजन भी पाया जाता है। अब अगर नहीं भी पाया जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट तो फिर भी बनेगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको नॉन एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं। इसके अलावा लिपिड्स आ जाते हैं। लिपिड्स में हमारे पास क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। आपने उसमें पढ़ा हुआ है नाइट्रोजन भी और फास्फोरस भी, किस में पढ़ा हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स में, कि फॉस्फोलिपिड्स में नाइट्रोजन भी मौजूद होता है और जो फास्फोरस भी मौजूद होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, लेकिन तमाम लिपिड्स के अंदर मौजूद नहीं होते। तो दे आर द नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या है ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, मतलब कि लिपिड्स बेसिकली 3 चीज़ों का मजमू है। ये उसमें एक्स्ट्रा तौर पर मौजूद हो सकते हैं मज़ीद उससे डेरिवेटिव्स बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह प्रोटीन्स जो हैं उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। और नॉन एसेंशियल सम टाइम क्या होता है, किसी अमाइनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन की जगह पे सल्फर भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड में तमाम के तमाम जितने भी पाए जाते हैं वो एसेंशियल होते हैं। अगर कोई एक भी मिस हो जाएगा तो वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीनेचर हो जाएगा या अपना स्ट्रक्चर लॉस कर लेगा या वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लॉस कर लेगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है।